नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं प्रॉफिट फ्रॉम इट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर से एक नए कंपनी के साथ मैं हाजिर हूं। आज दोस्तों बात करने वाला हूं एचडीएफसी एएमसी का जो 9 मंथ का रिजल्ट आ चुका है, कैसा रहा रिजल्ट, आने वाले समय में क्या एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी से, सारा कुछ हम देखने वाले हैं यहाँ पे। दोस्तों, मैं हूं अशीम करतुनिया और मैं आप सबको स्वागत करता हूं इस वंडरफुल वीडियो में। मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा मैं अभी गवर्नमेंट जॉब भी करता हूं और साथ में इन्वेस्टिंग भी करता हूं। और जो इन्वेस्टमेंट का जो श्रेय है वो पीयूष सर को ही जाता है, क्योंकि उन्हीं से सारा कुछ सीखा है और मैं आज कॉन्फिडेंट हूं कि मैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूं। और दोस्तों, मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट जो फैमिली है इनसे नवंबर 2019 से जुड़ा हुआ हूं और बहुत ही अच्छा चल रहा है जो इन्वेस्टिंग जर्नी है दोस्तों। और आने वाला समय जो है और एक्साइटिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एचडीएफसी एएमसी के एचडीएफसी एएमसी के बात करने से पहले थोड़ा सा हम इसके जो ये इंडस्ट्री है, एएमसी वाला जो इंडस्ट्री है, इसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालेंगे। ये जो इंडस्ट्री है, देखिए, एयूएम मतलब एयूएम से क्या मतलब है, ये इंडस्ट्री एयूएम पे डिपेंड करता है। मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, कौन सी कंपनी कितना एसेट मैनेज करती है इसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस कंपनी के पास सबसे ज्यादा एसेट होगा, इसका मतलब क्या है दोस्तों, उस कंपनी के ऊपर लोगों का फेथ है। और वो एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब ये जो कंपनी होती है दोस्तों, ये क्या करती है, हम आप लोगों के ही पैसा को इन्वेस्ट करती है, हमारे पैसे को मैनेज करती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे किसी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को हमने पैसा दिया, वो क्या करेंगे, हमारे पैसे के हमारे बदले वो लोग मैनेज करते हैं। तो एक तरह से ये समझिए, जिस कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होगा, जो ज्यादा पैसा मैनेज करेगा, उस कंपनी को कहीं ना कहीं फायदा होगा और कहीं ना कहीं उसमें कुछ क्वालिटी होंगी, इसीलिए लोग ने उसके ऊपर फेथ दिखाया। तो यहां पे देखिए, क्वार्टरली एवरेज एयूएम यदि देखेंगे दोस्तों, तो जबरदस्त है। मतलब यहां पे यदि देखेंगे, इक्विटी का इन्होंने अलग से शो किया। क्यों इक्विटी का अलग से शो किया है, देखिए, इक्विटी का अलग से इसलिए शो किया क्योंकि किसी भी कंपनी का जो इक्विटी होता है, कोई भी एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनीज है, मतलब एएमसीज है, उसका क्या होता है, इक्विटी से ज्यादा इनकम होती है, ज्यादा सेल्स आती है। तो यहां पे यदि देखेंगे, 38% कब था, दिसंबर 2020 में इक्विटी का जो पोर्शन था वो 38% था। लेकिन 2021 में यदि देखेंगे दिसंबर में कितना है, 45। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है इक्विटी में। डेट फंड हो गया, लिक्विड फंड हो गया, इससे क्या होता है, जो रेवेन्यू होता है वो एएमसी कंपनीज को थोड़ा कम मिलता है, उसमें मतलब ज्यादा एक्सपेंस रेशो नहीं होता है। तो ये चीज थोड़ा सा है। तो यहां पे भी जबरदस्त ग्रोथ है इक्विटी में, मतलब कंपनी का तो इनकम बढ़ेगा। फिर यदि देखें यहाँ पे इंडिविजुअल फोलियोज, उसमें भी जबरदस्त ग्रोथ है दिसंबर के यदि कंपैरिजन करें 2021 से। तो क्या है, यहाँ पे देखिए 93.8 मिलियन, जिससे बढ़कर 119.5 मिलियन हो गए। मतलब जबरदस्त इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे इंडिविजुअल फोलियोज में भी। फिर एसआईपी फोलियोज में देखिए, जो एसआईपी है दिसंबर 2020 में 84 था, इंडस्ट्री का है ये पूरा, एएमसी जो इंडस्ट्री है उसी का ही है, 84 था बिलियन, जो बढ़ के कितना हो गया, 113 बिलियन हो गया है। अब दोस्तों, ओवरऑल एएमसी जो इंडस्ट्री है उसमें कौन लीडर है वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड, जिसका कितना शेयर है, 16.4, मतलब ये जो टोटल इंडस्ट्री है उसका 16.4% जो है एसेट मैनेज कौन करती है, एसबीआई। लेकिन एसबीआई म्यूचुअल फंड जो ये कंपनी है, ये अभी लिस्टेड नहीं है शेयर मार्केट में, ठीक है। उसके बाद कौन है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जो कि 12%। उसके बाद एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, जिसकी हम बात करने वाले हैं, उनका भी कितना है, लगभग 12% है, 11.7% है। फिर आदित्य बिरला सन लाइफ, ये भी रिसेंटली लिस्ट हुआ है। फिर कोटक महिंद्रा, ये लिस्टेड नहीं है। निप्पॉन इंडिया, ये लिस्टेड है, जिसका कि 7.3% का मार्केट शेयर है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ओवरऑल यदि इंडस्ट्री देखेंगे दोस्तों, तो यहां पे जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है वो 16% जो है पैसा मैनेज कर रही है। इससे क्या समझ में आता है दोस्तों, इससे ये समझ में आता है ये लीडर है। एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा, जितने भी बैंक है, मतलब यहां पे जो भी है देखेंगे आप, क्या है, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये बैंकिंग सेक्टर, मतलब एसबीआई जो बैंक है उनके ज्यादा कस्टमर है, तो वो क्या करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट है उनको सेल करती है। इसी तरह जिस भी बैंक के पास जितना ज्यादा कस्टमर होगा, क्या होगा, वो अपने जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं एसबीआई को इसका फायदा है। तो यहां पे हम किसका बात करने वाले हैं, एचडीएफसी, जो कि तीसरे नंबर पे है, ठीक है। अब देखते हैं, यदि देखें प्रीफर्ड चॉइस कौन सा है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर का, जो शेयर मार्केट का है में लिस्टेड है उसमें प्लस नहीं है उसमें भी, यदि प्रीफर्ड चॉइस देखेंगे तो यहां पे दिसंबर 2020 में किसका था, एचडीएफसी का पहला नंबर था, 13.8% था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेकंड और एसबीआई थर्ड था। फिर यदि देखेंगे दिसंबर अभी यदि देखें तो कौन सा पहला है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और एसबीआई। तीनों लगभग तीनों सेम है इस, मतलब इस क्वार्टर में, दिसंबर 2021 के।
अब देखते हैं एचडीएफसी एएमसी का एट अ ग्लैंस, मतलब इसमें एक नजर डालते हैं ये अभी कितना पैसा मैनेज कर रहे हैं दोस्तों। देखेंगे तो यहाँ पे 4,471 बिलियन का रुपीस का ये मैनेज कर रहे हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट है इनका। यदि इसमें से देखेंगे तो 46% इक्विटी ओरिएंटेड है और नॉन इक्विटी ओरिएंटेड कितना है 54%। तो हमने जैसे पहले ही डिस्कस किया था, जो इक्विटी है वो जो है रेवेन्यू का एक मेजर पोर्शन होता है, उसी से आता है। और देखिए 5.7 मिलियन जो है इसके यूनिक इन्वेस्टर जुड़े हैं इनसे। फिर यदि देखेंगे 227 ब्रांचेस हैं और इंडिया में देखेंगे तो 98% पिन कोड में ये अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है, अक्रॉस द इंडिया ये अवेलेबल है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है एचडीएफसी के, अभी आगे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों इस स्लाइड में देखिए टोटल एएमयू एंड मार्केट शेयर में एचडीएफसी का यदि देखेंगे, ये एचडीएफसी का है पर्टिकुलरली, तो 2020 में, दिसंबर 2020 में 13% था, लेकिन 2021 में ये 11.7% आ गया। थोड़ा सा यहां चिंता का विषय है, इनका मार्केट शेयर कम हुआ है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट शेयर कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को भी इसका टेंशन होगा, कंपनी भी इसके ऊपर काम कर रही होगी, क्योंकि कंपनी का जो पास्ट परफॉर्मेंस रहा दोस्तों जबरदस्त रहा, इसीलिए कहीं ना कहीं हमें इस कंपनी को थोड़ा सा हम रिलैक्सेशन देंगे। यहाँ पे हम और एक दो क्वार्टर देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं इसका जो मार्केट शेयर है डाउन जाता जा रहा है, तब थोड़ा हमें अलर्ट होना पड़ेगा। तो एक चीज यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। चलिए अब हम देखते हैं सेक्टर एनालिसिस। अब सेक्टर एनालिसिस में हम क्या करेंगे दोस्तों, कौन कौन सी कंपनी मार्केट में लिस्ट है उसका देखते हैं। तो यहां पे देखिए कौन कौन सी है, एचडीएफसी एएमसी का 57% मार्केट कैप है, मतलब जो मार्केट कैप है टोटल मार्केट कैप उसका 57% किसको मिल रहा है, लगभग कितना 50 करोड़ का मार्केट कैप है इनका, ठीक है 50 करोड़ के लगभग है। फिर नैम इंडिया सेकंड नंबर पे 20,000 करोड़ का है। फिर यूटीआई का कितना है 12,000 करोड़ का। तो यहां पे कौन टॉप पे आ रहा है, टॉप पे आ रहा है एचडीएफसी एएमसी। देखते हैं सेकंड हमारे, देखते हैं सेल्स के मामले में कौन सबसे ज्यादा है। देखिए एचडीएफसी एएमसी 2,200 करोड़ का सेल्स कर रही है, और कितना परसेंट है टोटल का यदि देखेंगे 36% अकेला सेल्स कर रही है। नैम इंडिया निप्पॉन इंडिया देखेंगे तो इनका कितना है, लगभग 1,500 करोड़ का सेल्स कर रही है, ये 23%। उसके बाद आदित्य बिरला सन लाइफ इनका कितना 20% के लगभग सेल्स कर रही है। तो यहां पे भी क्लियर कट लीडर कौन है दोस्तों, यहां पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि एचडीएफसी एएमसी हमारा लीडर है, मार्केट कैप में भी लीडर है, सेल्स में भी लीडर है। अब देखते हैं प्रॉफिट में सबसे ज्यादा कौन कर रही है। तो प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रहा है एचडीएफसी एएमसी जो है 1,326 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। वही यदि देखेंगे नैम इंडिया सेकंड नंबर पे है जो कि 679 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं, जबकि ये एचडीएफसी इससे जस्ट डबल ही कर रही है। तो एचडीएफसी यहां पे भी लीडर है प्रॉफिट के मामले में भी। अब आते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो दोस्तों जबरदस्त है, 60% का प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों 60% का प्रॉफिट मार्जिन का क्या मतलब होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन का क्या मतलब है, इन्होंने जितना प्रॉफिट मतलब जितना सेल किया, सेल्स का 60%, मतलब जितना सेल किया उसका 60% क्या कर रही है, घर ले जा पा रही है। मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब आप देखे होंगे कई कंपनी का हमने एनालिसिस करा है जिसमें कि मार्जिन, जैसे लास्ट में मैंने एचडीएफसी लाइफ का किया था, वहां पे मार्जिन कितना है 2 से 4% था मार्जिन, और यहाँ पे 60%, मतलब जबरदस्त मार्जिन है इस इंडस्ट्री में। सबका ही देखेंगे, इसका भी लगभग 50% है, इसका भी 40-40। तो इस सेक्टर में जो है मार्जिन काफी अच्छा है, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी भी होंगी जैसे श्रीराम है, इसमें देखिए -30%, इसका कोई मार्जिन ही नहीं है। तो हमें ऐसे कंपनी से दूर रहना है। हमें किसके साथ रहना है दोस्तों, लीडर बेस्ट कंपनी। तो यहां पे भी कौन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन के मामले में भी हमारा एचडीएफसी एएमसी फर्स्ट नंबर पे है। अब देखते हैं आरओपी, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, उसमें कौन है एचडीएफसी, यहां पे देखने आदित्य बिरला सन लाइफ ज्यादा है जिसका 30 के लगभग है, बट एचडीएफसी एएमसी का भी कितना है दोस्तों, यहां पे 12 है, मतलब 13 के लगभग है, जो कि अच्छा है, 12.5 जो कि अच्छा है। हम यहां पे आदित्य बिरला का सिर्फ आरओपी देख के, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी देख के ही जाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि हमने पहला देखा मार्केट कैप, सेल्स, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन, जहां पे एचडीएफसी लीडर है क्लियर कट, तो हम एचडीएफसी एएमसी के साथ ही जाएंगे। चलिए अब देखते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। तो हमने जो सेक्टर एनालिसिस देखा, सेक्टर में कौन लीडर निकल के आया हमारे पास अभी, एचडीएफसी एएमसी। लेकिन सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, बट वो अभी लिस्टेड नहीं है। तो एचडीएफसी एएमसी के साथ ही हम जाएंगे। तो एचडीएफसी एएमसी का सेल्स देखिए, पिछले यदि देखेंगे 2001 से 2021 तक जबरदस्त सेल्स ग्रोथ हुआ है। 2001 में मात्र 8 करोड़ का सेल्स करती थी, जो बढ़ के 2021 में कितना हो गया 2,200 करोड़ का सेल्स, मतलब कितना गुना बढ़ा, 275 गुना। और आप एक चीज देखेंगे यहां पे कंसिस्टेंटली सेल्स बढ़ता जा रहा है। बट अभी जैसे कि हमने देखा था कोविड पेंडेमिक आया था, तो उस समय भी इनका सेल्स
इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन एक चीज है कि सेल्स डाउन नहीं हुआ, सेल्स फिर भी बढ़ता जा रहा है। यही एक अच्छी कंपनी की खासियत होती है। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट यदि देखेंगे 2001 में -5.4, मतलब इस समय लॉस करती थी कब, 2001 में, लेकिन 2002 के बाद से यदि देखेंगे इन्होंने अपना प्रॉफिट में जबरदस्त इंक्रीमेंट किया है। 159 टाइम्स इंक्रीज हुआ है इनका प्रॉफिट। जैसे कि मैंने कल एक कंपनी डिस्कस किया था, एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में भी दोस्तों हमने देखा था कि कुछ साल में पहले क्या करती थी, लॉस, बट एक बार जब एक कंपनी प्रॉफिट में आ गया, उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमेशा वो क्या करती है, प्रॉफिट करती जा रही थी। तो इसी तरह यहां पे भी हमें देखने को मिला कि जो प्रॉफिट है वो कॉन्स्टेंटली, मतलब एकदम ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रहा है, ये कभी डाउन नहीं हो। जैसे कोविड पेंडेमिक आया है 2019 में, 2019 में यदि देखेंगे, उसके बाद भी, पेंडेमिक आने के बावजूद भी इस समय मतलब लोगों का मतलब एएमसी के प्रति रुझान रहा है, लोग मतलब इन्वेस्ट कर रहे थे इसमें। तो इनका जो प्रॉफिट है, ये कंपनी बनाने में माहिर है, मतलब अपना प्रॉफिट को कभी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब चलिए देखते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट मार्जिन देखिए 2002 में कितना था, 26, मतलब 20 के आसपास, 25 के आसपास। तो यहां से यदि देखेंगे ये अपना क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे इनको एक्सपीरियंस होता जा रहा है इंडस्ट्री में, इन्होंने अपने प्रॉफिट मार्जिन कहां पे ले आया, 60 पे ले आया, मतलब जबरदस्त। यहां पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन रहा है यहां पे। अब आते हैं रिजर्व की बात करें, तो रिजर्व की बात करें 2002 में देखेंगे लगभग 1 करोड़ का रिजर्व था, वही बढ़ के अभी कितना हो गया, 4670 करोड़ का रिजर्व हो गया है, जो कि 5000 गुना बढ़ा है। जबरदस्त रिजर्व बढ़ा, मतलब जो जो इन्वेस्टर बहुत पहले इन्वेस्ट किया होगा, उनका पैसा बहुत जबरदस्त इंक्रीमेंट हुआ होगा यहाँ पे, क्योंकि ये कंपनी ही 2019 में मतलब इन्होंने आईपीओ लाया, 3 साल ही हुए हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इनका शेयर मार्केट में आते हुए, बट जो पुराने इन्वेस्टर है उनका तो पैसा बना है। अब हिस्टोरिकल ग्रोथ देखिए, हिस्टोरिकल ग्रोथ की बात करूं, पिछले 5 साल का यदि ग्रोथ देखे, तो सेल्स ग्रोथ इन्होंने मतलब ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ पिछले 5 साल में, कितना 8% ही बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट देखेंगे तो 22% बढ़ा, ईपीएस भी 22%। इसी तरह यदि 10 साल का ग्रोथ देखे तो 12.5%, 12.5% क्या सेल्स बढ़ा, प्रॉफिट देखेंगे 18.5% बढ़ा, और यदि 15 साल का देखेंगे तो जबरदस्त 20% से ज्यादा का ग्रोथ है। यदि 19 साल का ग्रोथ देखें, ओवरऑल हिस्टोरिकल ग्रोथ 20% से ज्यादा है, मतलब 25-30% का इनका प्रॉफिट ग्रोथ है। तो ये एक अच्छा कंपनी का साइन है कि लंबे समय में इन्होंने अच्छा पैसा बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। चलिए, ये हमने क्या देखा दोस्तों, हिस्टोरिकल ग्रोथ। अब करंट ट्रेंड समझते हैं कि अभी क्या चल रहा है। हमने हिस्टोरिकल ग्रोथ तो देखा, अच्छी कंपनी है, सारा कुछ अच्छा है। अब करंट में क्या चल रहा है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे देखिए, करंट Q1 में यदि देखेंगे, Q1 मतलब Q1 का Q1 से हमने कंपेयर किया पिछले साल के, तो उसमें देखेंगे 23% का सेल्स ग्रोथ दिख रहा है, 14% का प्रॉफिट ग्रोथ, 14% यहां पे देखेंगे, ये कौन सा सेल्स, H1 का सेल्स है, मतलब H1 में सेल्स डाउन आया। फिर जो है 9 मंथ में अभी जो करंट रिजल्ट है उसमें 11.8% आया। तो हमारा जो एस्टिमेशन है कि इस साल के अंत तक जो एक क्वार्टर बचा है उसमें 10% का अनुमान है कि 10% का इनका सेल्स ग्रोथ आएगा। और प्रॉफिट देखेंगे, जो Q1 में था कितना, Q1 टू Q1 14% का ग्रोथ, फिर इनका हो गया 7.8, फिर कितना हुआ 4, अभी जो करंट रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग 9 मंथ टू 9 मंथ यदि कंपेयर करें तो कितना आया, 4% का आया। तो हमारा जो एस्टिमेशन है 3% के लगभग इनका प्रॉफिट ग्रोथ रह सकता है। फिर यदि देखें यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ, तो वही सेम चीज है, जितना प्रॉफिट ग्रोथ उतना ही हमने ईपीएस ले लिया। और यदि मार्जिन देखने की कोशिश करें तो मार्जिन 60% था, तो हमारा वही एस्टिमेशन है कि 56 से 60% के बीच में ही रहेगा, पे मार्जिन का है। अब देखते हैं हमारा एस्टिमेशन फ्यूचर में क्या, करंट ट्रेंड हमने देखा और हमने एस्टिमेट करने की कोशिश किया कि कुछ इस तरह से आएगा नतीजा, जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना क्या वैल्यू आता है वो देखते हैं। तो 2022 में हम देखेंगे कि 2200 करोड़ का जो सेल्स करती है वही 2400 करोड़ के लगभग ये सेल्स करेगी, और जो प्रॉफिट है 1366 करोड़ के लगभग प्रॉफिट आएगा, और जो ईपीएस आने वाला है वो 64 के लगभग आने वाला है। और यदि 2030 के एस्टिमेशन देखें तो हम 8000 करोड़ का लगभग सेल्स देखेंगे, 6000 करोड़ का प्रॉफिट देखेंगे। तो एक चीज यहां देखिए, जो आज 2000 करोड़ का सेल्स कर रही है, 2030 में हम देखेंगे 6000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें इस कंपनी से अच्छी खासा उम्मीद है, हम आगे भी ट्रैक करते रहेंगे रिजल्ट का। और 2035 का टारगेट देखेंगे तो लगभग 17000 करोड़ का सेल्स करेगी और 10000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करने की संभावना है, और 957 जो है इनका ईपीएस हो सकता है 2035 में। चलिए, ये तो हमने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन देखा। अब बात आती है कहां पे खरीदे।
इस कंपनी को हमें कहां पे लेना चाहिए। तो फेयर वैल्यू यदि हम कंपेयर करें तो इसका फेयर वैल्यू जो निकल के आता है दोस्तों 2600 के आसपास इसका फेयर वैल्यू निकल के आता है। और जो है हमारा दोस्तों टारगेट है 2030 का लगभग 13,000 और 2035 का 20,000 के आसपास का टारगेट है। ये हमारा एक एक्सपेक्टेशन है कि ये वैल्यू आ सकता है। लेकिन अभी यदि फेयर वैल्यू देखें तो कितना 2600 के आसपास इसका फेयर वैल्यू निकल के आ रहा है। चलिए आप चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी यदि देखेंगे इस कंपनी का जो प्राइस है अभी चल रहा है 2200 के आसपास। तो दोस्तों ये 61% के सपोर्ट पे चल रहा है, 61.8% के सपोर्ट पे चल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ से मतलब सपोर्ट मिल सकता है। तो हमें इस रेंज में तो इकट्ठा करना ही चाहिए दोस्तों। हमारा जो फेयर वैल्यू है वो 2600 के आसपास है, बट अभी इसका प्राइस चल रहा है 2200 के आसपास, मतलब अंडर वैल्यूड शेयर है, मतलब फेयर वैल्यू से भी नीचे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें यदि बाई करना है इस रेंज में हम बाई कर सकते हैं। मतलब ये मान के चलिए 2400 लेके अभी जैसे 2200 चल रहा है तो 2200 से 2400 के बीच में 2500 के बीच में आप एक्यूमुलेट करिए और नेक्स्ट ईयर ही मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर में ही हम देखेंगे, अगले साल ही इसको 3500 के आसपास देखेंगे। हमारा जो टारगेट है अगले साल का वो कितना है 3500, और जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो हमने पहले डिस्कस किया है। तो दोस्तों ये हमारा ऑब्जर्वेशन है इस कंपनी को लेके, जो रिजल्ट है उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस कंपनी में अपने पोर्टफोलियो में कितना रखे, तो लगभग 2% के आसपास अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। उसमें भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि फाइनेंस से रिलेटेड आपके पोर्टफोलियो में कितना वेटेज है, उसके हिसाब से 2 से 3% इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा, मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं रखना, आपको अपना रिसर्च भी करना है और यदि डिसीजन लेना है तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करके लीजिए। अब दोस्तों थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रोमोटर का कितना था 2018 और 21 का हमने कंपेयर किया। 2018 में कितना था 82, लेकिन जैसे कि आपको पता है सेबी का कुछ रूल है कि 75% से कम करना है, तो उन्होंने घटा के 2021 में कितना किया 68.8% किया। फिर बढ़ाया किसी ने, इन्होंने तो घटाया, प्रोमोटर ने अपना स्टेक घटाया जो कि रूल के अकॉर्डिंग है। म्यूचुअल फंड यदि देखेंगे तो उन्होंने क्या किया है बढ़ाया है, 1% से 2% कर लिया। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर देखेंगे 3.8% से 10.5% कर लिया। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कितना कर दिया 6.8%, जो कि 2018 में जीरो था। इसी तरह एलआईसी के पास भी जीरो था, उन्होंने कितना कर दिया 6%। लेकिन यहां पे यदि रिटेल का देखेंगे 9.29 से कितना किया है 9.7, मतलब कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं है। दोस्तों यही चीज हमें ध्यान देना है कि जो रिटेल निवेशक है दोस्तों उनको एक्साइटिंग शेयर चाहिए, पेनी शेयर चाहिए, जो कि 1-2 रुपए का हो, जो 10 रुपए हो जाए। बट दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे देख के ये तो समझ में आ रहा है कि आपके पीयर इन्वेस्टर कौन है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अपना स्टेक बढ़ा रहा है, क्यूआई भी अपने स्टेक बढ़ा रहा है, एलआईसी अपना स्टेक बढ़ा रहा है, तो हम रिटेल निवेशक क्यों ना इस स्टॉक में शेयर में इस शेयर में हमारा जो है स्टेक बढ़ाए, क्यों ना हम अब इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। मतलब एक 2 से 3% आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, इसमें निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करिए, उसके बाद ही निवेश करिए। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं करना है। और यहां तक यदि आप लोग आ चुके हैं दोस्तों तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए यदि आपको इंफॉर्मेटिव लगा, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नया कोई कंपनी लेके फिर से मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।